वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो अभी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने फायर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बताया था। उसके पहले मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ सर आप। हाँ बोलिए। सर आपने ग्रुप में SY बैफ का नोट्स प्रोवाइड किया है। ओ सॉरी सॉरी। ये सर डायरेक्ट टैक्सेशन है क्या हाँ 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 शायद। हाँ 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 हाँ। एक मिनट, दूसरे को भेजना था मैंने, ग्रुप में लगता है भेज दिया। थैंक यू सो मच बताने के लिए आपने। थैंक यू सो मच। ठीक है। हाँ, ये लक्ष्मी और ये जो लोग हैं, वापस मैंने बोल रहा हूँ इनको, आसपिया शेख और ये जो रजनीश ठाकुर हैं, ये लोग अपने नाम के आगे, ये जो रोल नंबर के आगे नाम लिखा है, ये निकाल दो आप लोग, ठीक है। और आसपिया, आप जो है नया ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी से ज्वाइन करो जो आपको कॉलेज से मिला है लेक्चर अटेंड करने के लिए, ठीक है। सर हाँ हेलो बोलो। सर, बोलो एक्चुअली वो बोलो, मेरा सुन रहा हूँ। पर्सनल ईमेल आईडी है। क्या? सर वो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, कॉलेज का नहीं है सर। तो कॉलेज के ईमेल कौन आईडी सा से रज ट्राई। हाँ सर, 7129 रजनीश ठाकुर। मैंने अच्छा। मेरे मैम ने बोला कि अपने नाम के आगे रोल नंबर लगा दो, इसलिए मैंने लगा दिया सर, क्योंकि मैं ओके, कॉलेज का आपका आईडी से ट्राई आपका किया। कॉलेज आईडी से ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, मैंने उससे ट्राई किया बट मेरा हुआ नहीं, इसलिए मैंने मेरे पर्सनल आईडी से ज्वाइन किया क्लासरूम। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है, बाकी ओके। आसपिया से आप कॉलेज के ईमेल आईडी से ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, तो अभी ओके। ऑलरेडी मैंने नोट्स आपको ग्रुप में फॉरवर्ड किया है। देखिए, आपको नोट्स दिख रहा होगा। ऑलरेडी लेक्चर्स के वीडियोस भी थे, वो आपने देखा रहेगा तो देखा रहेगा। ये जो चार जो है यूट्यूब वीडियो जो है, इसमें आपको वो समरी है, पूरे चैप्टर का समरी है वो चार वीडियो में। अगर किसी को मतलब अभी लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकली सॉल्व करवाएंगे, इन्हों चार वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। नोट्स भी आपको मिला रहेगा। नोट्स मिला क्या सबको? एक मिनट, नोट्स अपलोड किया नहीं है ना मैंने अभी शायद? यस सर। मिला क्या अभी कि नहीं मिला? सर गूगल क्लासरूम में तो मैंने देखा तो नहीं था नोट्स नहीं था ना? सर। अ, ये रिकॉर्डिंग भी नहीं है, डिलीट करना चाहिए मुझे। हाँ, चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ अभी आपके सामने ही, ताकि मैं बाद में भूल ना अपलोड है जाऊँ। सर। नोट्स है अपलोडेड? है। यस, यस सर, अपलोड है। यस सर। दिख नहीं रहा, ये वीडियो है, ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो है। नहीं, नोट्स तो नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोडेड है ना? नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोडेड है ना खाली? यस नोट्स है सर। क्या? नहीं सर, नोट्स नहीं। नोट्स तो नहीं नोट्स है। नहीं होगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं है। अभी आया, ये है, ठीक है, ये नोट्स आपका। चलिए, चलिए ठीक है। आई होप अभी सबको मिल गया रहेगा, अभी जो लोग को भी नहीं मिला रहेगा। यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी हमने मेरे ख्याल से प्रीवियस लेक्चर में ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करें उसके पहले बहुत चार सिंपल स्टेप्स को हमें याद रखना है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के फायर इंश्योरेंस के क्लेम फाइंड आउट करना है अगर आप चाहते हो, तो आपको अब सिंपल चार स्टेप आपको जो है फॉलो करने होंगे।
अगर ये आप सिंपल 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के फायर इंश्योरेंस क्लेम के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मतलब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव ध्यान देना, हर एक स्टेप का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर मैं बच्चों बोलूं कि इफ इन आवर क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन आवर क्वेश्चन, तो हमें क्या ये स्टेप नंबर 1 करने का कोई जरूरत है? अगर हमारा क्वेश्चन पहले से ही बता रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% और समवॉट 30% और समवॉट 25%, तो क्या हमें ये जरूरत है कि ये कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत है? क्या कोई रिक्वायरमेंट है? इट इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन करना चाहिए, करना पड़ेगा क्या फिर अगर हमें दिया है तो पहले से? नहीं, इन दैट केस हमें कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, रोल नंबर 24 एंड 38 7 यहाँ पे लिखा है हमने, टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेम इज टू बी टेकन। मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है पहले से ही, हमें वही ले लेना है, तो उस केस में हमें कोई, if it is not given in the question, and we have to find out gross profit ratio by preparing trading account of previous year। प्रीवियस ईयर का हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा और हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना होगा अगर हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। एवरीवन, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे फॉर अ प्रीवियस ईयर एंडेड, प्रीवियस ईयर का बनाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने उस दिन बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, तो देखो प्रीवियस ईयर का हम बना रहे हैं। मान लेते हैं हमारा फायर अकॉर्ड हुआ इन ईयर 2020। अब क्या हमारे पास 2000, जब हमारा फायर अकॉर्ड हुआ 2020 में, तो हमारे पास 2020 में सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो गया रहेगा, बराबर है? 2020 का भी हुआ रहेगा, 18 का हुआ रहेगा, 19 का हुआ रहेगा। तो बताओ मुझे 2019 का डेटा मुझे कहां से मिलेगा? सिंपल बात है कि हमने हमारे चार्टेड अकाउंटेंट को, या हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया रहेगा, या हमने जो है और टैक्स के रिटर्न फाइल किए रहेंगे, तो ये सारे रिकॉर्ड हमारे हमने सीए को दिया रहेगा। वो वहां से हम बड़ी आसानी से सारे रिकॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। बट आपके क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में डिटेल दिया रहेगा, उस डिटेल के अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर। अगर हमारा केस में हमारा करंट ईयर जिस जिस मान लेते 2020 में हमारा जो है फायर अकॉर्ड होता है, तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा बच्चों? कौन सा ईयर हमारे लिए प्रीवियस ईयर होगा? 2019। वेरी गुड, 2019। ठीक है, तो उस ये चीजें आप ध्यान में रखें। देखिए, अब हमारा सिंपल फॉर्मेट दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट का, ये तो आपने ऑलरेडी 11th में भी, हाँ बोलिए। ये नहीं समझ में आया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रीवियस ईयर का बनाया जाएगा। अभी उसका ऑब्जेक्ट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का क्यों बना रहे हैं आगे देखिए हम उसका। देखो, हमें पहला क्या है, मेन हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों चाहिए वो आगे थोड़ा देर बाद समझ में आएगा, क्यों हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रीवियस ईयर का बनाया, तो ये तो सिंपल है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड करना होगा। ये तो आपको 11th-12th में बताया गया है, मुझे कुछ बताने का इसमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आपको क्रेडिट साइड में लिखना होता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखें, कैरेज इनवर्ड दिया रहेगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, बट कभी कभी हमारे क्वेश्चन में ना कैरेज आउटवर्ड दिया रहता है, तो उसका क्या करना होगा? चलिए सर, प्रॉफिट एंड आपने लॉस ये तो अकाउंट हमें निकालने पता का। चल गया कैरेज P&L इनवर्ड है, अकाउंट। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड है तो क्या करना है बच्चों? P&L अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में रॉन्ग आंसर। यहाँ पे इस चैप्टर में करेक्ट आंसर इज इग्नोर, जैसे कि रोल नंबर 10 बता रहे हैं। वेरी गुड, रोल नंबर 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए बैठे क्या? पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे क्या? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। पीएनएल अकाउंट हम बनाएंगे ही नहीं, तो कैरेज आउटवर्ड का कुछ यूज है हमारे लिए? यूज है क्या? कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड का कोई यूज है? नो, नो यूज। तो उसको क्रॉस कर देने का, इग्नोर कर देने का, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब हमें
पता है आपको बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया। अब आपको एक बार ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, आप क्या करोगे, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला देखिए सिंपल सा है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स 200। अच्छा, नेट सेल्स का मतलब क्या है बच्चों, नेट सेल्स कैसे मिलेगा? क्या बात है, ये हम तो 11वीं में बहुत एक्सपर्ट हो गए, 11वीं 12वीं में हमने सीख के आए हम लोग। नेट सेल्स कैसे मिलेगा जरा बताइए, बताइए आप लोग फटाफट बच्चों। नेट सेल्स का सिंपल सा फॉर्मूला है सेल्स माइनस रिटर्न। अगर आपके पास कोई रिटर्न वगैरह है, रिटर्न आउटवर्ड है, सेल्स से रिटर्न है, तो उसे आप माइनस कर दे, रिटर्न इनवर्ड, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड नहीं, रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड है तो उसे आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो नेट सेल्स मिल जाएगा। नॉर्मली आपको नेट सेल्स ही दिया रहेगा। जाइए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब आपको रोल नंबर 38 आपको समझ में आया हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाए? यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट हमने इसलिए बनाया ताकि हमें क्या मिल सके, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हमने इसलिए फाइंड आउट किया ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल सके, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा, अगर मैंने बच्चों फर्नीचर परचेस किया तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में? अगर मैंने फर्नीचर परचेस किया और यू कैन से मैंने मशीनरी परचेस किया है, मैं कहाँ लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? डेबिट। लोग पॉकेट में आएगा ना। बोल रहे इग्नोर, ध्यान देने वाला जो ऑप्शन है, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता बॉक्स जाके जो मैंने अभी है ने बेटा लिखा था, नॉलेज आगे जाएंगे नॉलेज को ऐड ऑन करेंगे। आपने बाय डिफॉल्ट अगर आपने जाना, जैसे कि जब आया थे ऐसे ही जो लेक्चर में कबार आते थे और वो अकाउंट उनको तो हमेशा हर टाइम नहीं, तो क्या एक ही फंडामेंटल है, उसने फर्नीचर को गलती से डेबिट में ऐड कर दिया परचेज में, तो क्या उन्होंने मिस्टर ए ने सही किया है क्या बच्चों? ओ सर रॉन्ग। रॉन्ग किया है। तो हमें तो पता है सही तरीका, तो अब उनकी गलती को कैसे हम रेक्टिफाई करें, मिस्टर ए की गलती को कैसे रेक्टिफाई करोगे आप, उन्होंने गलती से परचेज में तो ऐड कर दिया है। वेरी गुड, रोल नंबर 29, वेरी गुड। करेंगे हम लोग फ्रॉम परचेसेस एस कर देंगे, तो वही चीजें तो है। देखो यहाँ पे वाइल द प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर वी हैव टू कंसीडर ओनली नॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल परचेज, नॉर्मल सेल्स।
क्यों हम लोग नॉर्मल चीजों को ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं, अब नॉर्मल चीजों को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? रीजन मैं बता रहा हूँ कि बच्चों हम लोग जो है प्रेजेंट ईयर का हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे बेस रख के प्रीवियस ईयर का, कि हम मानेंगे कि प्रीवियस ईयर में अगर हमने 20% कमाया था तो इस साल भी हमने प्रीवियस ईयर में हमने नॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल परचेज, नॉर्मल सेल्स इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि जब हम करेंट ईयर में जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसका कैलकुलेशन हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करने वाले हैं। अब हम जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को ही कंसीडर करेंगे, अब नॉर्मल चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे, ये चीजें आप ध्यान में रखें। तो आगे बढ़ते हैं। परचेज जो आपने अभी फर्नीचर वाला पॉइंट बताया, इफ abnormal item is included in stock purchase and sales, that abnormal item should be excluded or subtracted from the stock purchase and sales while the preparing trading account for the of the previous year. एनी फिक्स्ड एसेट, अब यही पॉइंट जो आपको अभी अभी आपने बोला सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही देखो यहाँ लिखा है, एनी फिक्स्ड एसेट और इंक्लूडेड इन परचेज और सेल्स एसेट आर एक्सक्लूडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परचेज और सेल्स। अगर आपने कोई फिक्स एसेट को या तो परचेज में ऐड कर दिया गलती से या तो सेल्स में, तो दोनों जगह से ही क्या कर लेना होगा, माइनस। उस गलती को हम क्या कर लेंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई डाउट? No, सर। को डाउट है क्या? नो। No, sir. चलिए No वी विल doubt. मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में वापस हम बताते हैं, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन आवर क्वेश्चन देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर। If gross profit ratio is not given in the question, then we have to prepare a trading account of the previous year. Previous year का डेट दिया होगा ना बेटा, सब कुछ दिया होगा डेट। अच्छा ये बताओ रोल नंबर 9, जब हम आपको बताए ही नहीं कहाँ जाना है तो कैसे जाओगे? तो मैं अगर बताऊंगा कल्याण जाना तब तो कल्याण जाके जा सकते हो ना, ट्रेन से, बस से। जैसे अब मैंने बताया ही नहीं कहाँ जाना है तो ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का बनाना है बेटा, तो हमें ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का बनाना है तो प्रीवियस ईयर का डेटा दिया ही होगा क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टू फाइंड आउट द ग्रॉस, फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो फायर अभी हमें ये स्टेप नंबर 2 का क्या ऑब्जेक्टिव है? स्टेप नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें पता करना है कि जिस दिन हमारे गोडाउन में आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन में स्टॉक कितने का अवेलेबल था। अच्छा, अब हम ये क्यों पता करना चाहते हैं कि स्टॉक कितने का था? क्योंकि अगर हमें ये बात पता चल गई कि अगर मान लेते हैं 15 अप्रैल को या मान लेते हैं 15 मई को आग लगी है, तो अगर मुझे पता चल गया कि 15 मई को मेरे गोडाउन में 50,000 का गुड्स था, तो मेरे गोडाउन में कितने के गुड्स में आग लगी रहेगी बताओ बच्चों? अब गोडाउन में गुड्स ही 50,000 का तो आग भी कितने के गुड्स में लगेगी? 50,000। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है ना, 50,000 के गुड्स में ही आग लगेगी। तो अब तो मेरा कितने का नुकसान हुआ रहेगा? 50,000। सिंपल सी बात है। तो अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया क्या, कि 50,000 का नुकसान हुआ है तो मैं बड़ी आसानी से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, बोलूंगा इंश्योरेंस कंपनी जी सुनिए जरा मेरी बात को, मुझे 50,000 का लॉस हुआ है, मेरे गोडाउन में आग लगी थी और 50,000 का गुड्स जल गया, तो मुझे 50,000 का क्लेम दीजिए। तो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे ये पता करना होगा कि 15 मई जिस दिन फायर अकर्ड हुआ उस दिन मेरे गोडाउन में गुड्स कितने का स्टोर था। तो देखिए उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना। देखो क्या, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर का मतलब जिस ईयर, पर्टिकुलर ईयर में आपका फायर अकर्ड हुआ था। ठीक है, अप टू द डेट ऑफ फायर टू द फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है कौन से डेट का, फायर जिस दिन फायर अकर्ड हुआ। देखो मेमोरेंडम, अच्छा इसको मेमोरेंडम क्यों बोल रहे हैं बच्चों? मेमोरेंडम का क्यों बोल रहे हैं? मेमोरेंडम, इंश्योरेंस कंपनी 50,000 का रिकॉर्ड मांगेगी
ना। अरे बेटा 50, रोल नंबर 42 लक्ष्मी बेटा 50,000 का रिकॉर्ड मांगेगी, तो इसीलिए तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो रिकॉर्ड ही है ना, यही तो उसको रिकॉर्ड दे रहे हैं ना हम लोग। समझ में आया क्या? अच्छा, मेमोरेंडम क्यों बोल रहे हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? जैसे कि किसी ने अभी पूछा मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोलते हैं? अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट लिखूं तो ट्रेडिंग अकाउंट जनरली ईयर एंड पे बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड यूज किया तो एट द ईयर एंड बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं ईयर एंड पे बना रहा हूं क्या? नहीं, फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, फॉर अ स्पेसिफिक रीजन और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के मैं मिड ऑफ द ईयर और क्या बोल सकते हैं 2 महीना, 4 महीना या 5 महीने का जो है वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। तो इसलिए इसको हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड नहीं यूज करते, इसको क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे। अब ये क्या होगा? फर्स्ट डे कौन से पीरियड? करंट ईयर का ही बनाएंगे, बट करंट ईयर के पूरे साल का नहीं बना रहे हैं। करंट ईयर के पूरे साल 12 महीने का नहीं, जिस दिन से आपका ईयर स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं 1 जनवरी से ईयर स्टार्ट हुआ, 15 मई को आग लग गई तो 1 जनवरी से लेके 15 मई तक बनेगा। मान लेते 1 मार्च को ईयर स्टार्ट हुआ, 15 दिसंबर को आग लगी तो 1 मार्च से 15 दिसंबर तक बनेगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ईयर टू डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा, परचेज भी होगा, वेजेस भी होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड और सेल्स भी होगा। अब हमारे पास मिसिंग क्या होंगे? ये दो चीज, एक तो ये मिसिंग होगा और एक हमारा ये। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखो हमने क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया था तो हमने क्या किया? टोटल लिया और जो बैलेंसिंग फिगर था वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब प्रॉब्लम क्या है इस वाले केस में? हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का तो हम फाइंड आउट करने के लिए ये सब कुछ काम कर रहे हैं, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट अब यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसलिए प्रीवियस स्टेप में हमने ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करके रखा है। तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर हम डेबिट साइड का टोटल लेंगे और क्रेडिट साइड का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अब इस केस में आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
यस सर। बोलिए। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो जैसे मिस्टर ए जो मैं बता रहा था कि मिस्टर ए एक है, बेचारे वो जो है थोड़े कम नॉलेज के थे, वो गए जो है वो 15 जनवरी को छुट्टी पे चले गए थे, जब मतलब आज के ही दिन वो छुट्टी पे थे। अब कंपनी ने आज के दिन में ही कुछ परचेजेस कर लिया। अब वो 16 जनवरी को आए, तो क्या 15 जनवरी के परचेज को रिकॉर्ड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? हाँ, रोल नंबर 29 सम आएगा तभी कैलकुलेटर यूज करना है, अभी नहीं करना है। मैं भी बोल रहा हूँ आपको, अभी थोड़ी इसमें फॉर्मेट में थोड़ी सम कैलकुलेटर यूज करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मान लेते 15 करना चाहिए था, वेरी गुड, 31 ने बोला करना चाहिए था, लेकिन अब मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर ए का ऐसा दिमाग है, हम तो छुट्टी पे थे तो हमको क्या करना है, 15 जनवरी को कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ऐड ही नहीं किया। अब ये गलती की कि नहीं गलती की मिस्टर ए ने? ये मिस्टेक है या नहीं है? ये मिस्टेक है। तो अब हमें क्या करना होगा? मिस्टेक है तो रोल नंबर 29 हमने जस्ट यही बताया कि 15 जनवरी को अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ था और उस दिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब 16 जनवरी को रिकॉर्ड करना चाहिए ना, अगर हमने कुछ परचेजेस किया था तो जिसको तो रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन मिस्टर ए ने किया नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा? इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा? हमें ऐड करना होगा ना परचेजेस में। देखो यहाँ पे हमने वही लिखा, सर सर परचेज का आप दो इफेक्ट देते थे, ऐड टू परचेज और ऐड टू दूसरा इफेक्ट जरा देखिए कितने लोगों को याद है। अनरिकॉर्डेड परचेज का दो इफेक्ट था, एक इफेक्ट तो हमने बता क्रेडिटर्स। दिया, ऐड इन परचेज, ऐड टू परचेज, दूसरा इफेक्ट, दूसरा क्रेडिटर्स। वेरी गुड, रोल नंबर 13 क्रेडिटर्स में हम ऐड करते थे, हालांकि हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है इसलिए मैंने दूसरे इफेक्ट का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया। देखो यहाँ पे गुड्स परचेज एंड रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे ऐड टू परचेज। मशीनरी और कैपिटल आइटम इंक्लूडेड, मतलब ये तो मैंने प्रीवियसली बताया, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर गलती से फर्नीचर वगैरह परचेज किया और वो परचेज में ऐड है तो क्या कर लेंगे? डिडक्ट फ्रॉम परचेज। ड्रॉइंग and goods distributed as free sample deducted from purchase at a cost price. Sometime value of drawing and free of sample is given at the selling price, convert into the cost price, मतलब अगर उसे हमें cost price में convert करना है। परचेज आर अंडर वैल्यूड, कभी कभी क्या होता है, हमने परचेज किया 10 रुपए में और यहाँ पे दिखा है हमने उसको रिकॉर्ड किया 9 रुपए में ही, तो परचेज का अंडर वैल्यूएशन हुआ है, तो उस अंडर वैल्यूएशन को कन्वर्ट कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू में और उसे क्या करेंगे? यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अंडर वैल्यूएशन कैसे, देखो हमने 2000, ये अंडर वैल्यूएशन का मतलब समझेंगे, हमने 2019, ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर है, 2019 में हमने हमारा जो एक गुड्स खरीदते थे वो 100 रुपए में था, ठीक है। अब हमारा करंट ईयर में उस गुड्स का 2020 में करंट ईयर में उस गुड्स की प्राइस 90 रुपया हो गई, तो बताओ मुझे बच्चों करंट ईयर में गुड्स की प्राइस कितना परसेंट रिड्यूस हो गई? 10%, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? अब मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करके रखा होगा? 90 या 100? बात समझ में आई? 100 क्यों लिखा होगा? अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग? 90 ₹90 लिखेंगे ना, कैसे आप लोग ध्यान दे नहीं रहे हो आप लोग, लगता है। देखो मैं बोल रहा हूँ 2019 में एक गुड्स था जिसका 100 रुपये कीमत थी, अब 2020 में उसकी 90 रुपया हो गई, तो मैं ऑब्वियसली 90 रुपये में खरीदूंगा नहीं, नहीं मैं जबरदस्ती नहीं, नहीं हम तो पिछले साल 100 रुपये में खरीद के गए थे, आप ऐसे कैसे 90 रुपये में दे रहे हो? ये लो मैं तो 100 रुपया ही दूंगा, ऐसा करके आएंगे क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या करेंगे? 90 रुपये में ही खरीद लेंगे, 90 रुपये में। लेकिन लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? ये हम नॉर्मल सर्कमटेंसेस में अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब नॉर्मल सर्कमटेंसेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या लिया? ग्रॉस प्रॉफिट बेस कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का। तो हम लोग क्या करेंगे? हर वो प्राइस को भी प्रीवियस ईयर पे लेके जाएंगे। क्यों?
क्योंकि अगर आप प्रीवियस नहीं तो अब अगर आपका परचेस प्राइस रिड्यूस हो गया, मतलब आपका कॉस्ट कम हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, इंक्रीज होगा या नहीं होगा प्रॉफिट, मुझे बताओ। हेलो, देखो पिछले साल sir. अगर आप, बहुत सिंपल सी बात है, मान लेते हैं आप 150 होगा रुपए में बेच profit. रहे थे, सुनो 150 रुपए में बेच रहे थे, तो 100 रुपए का खरीद रहे थे, तो कितने का प्रॉफिट होता था पिछले साल, 50 रुपए का। अब 150 में ही बेचा, अब इस साल आपने 90 में खरीदा था, तो प्रॉफिट 60 रुपए का हो गया, 10 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया आपका। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो भी परचेज और सेल्स होगा उसको प्रीवियस ईयर के लेवल पे लेके जाना होगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, अगर परचेज का अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो उसे क्या करो, कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करके अंडर या ओवर जो भी हुआ रहेगा उसको कन्वर्ट करके ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाना होगा। ओरिजिनल वैल्यू से मतलब जो प्रीवियस ईयर के लेवल में था। एडजस्टमेंट इन वेजेस, आपको एक बात पता थी, जैसे कि इसमें से हम लोग चलो रोल नंबर 34 बेटा आप अनम्यूट करो, आपका माइक नहीं, चलिए 34 ही है, 34 ही अनम्यूट करिए, 037034 अनम्यूट करो माइक आपका। Yes sir. 34 आपको आपके घर पे कंप्यूटर है, No sir, laptop है. लैपटॉप है, अच्छा। तो आप कंप्यूटर भी खरीदना चाहते हो, आपको है, मतलब मान लेते हैं आपको खरीदना है, ठीक है, ठीक, Okay sir. ओके, ठीक है। चलिए आप गए कंप्यूटर खरीदने के लिए और खरीद के आए, ले लिया आपने, मान लेते हैं हमने 30,000 का आपने कंप्यूटर ले लिया। अब वो सीपीयू अलग है, मॉनिटर अलग है, माउस अलग है, कीबोर्ड अलग है, और उसमें अब आपको एक चीज ये भी पता होगा कि जब आप परचेस करते हो तो उसमें जो ड्राइवर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारी चीजें उसमें इनबिल्ड नहीं होती हैं। पता है या नहीं पता ये चीज? नहीं पता है सर. हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें आपके इसमें इनबिल्ड नहीं होगी। तो आप परचेस करके लेके आए, अब कंप्यूटर तो आपको घर पे आ गया, तो क्या आप 34 आप उसे यूज कर सकते हो? क्या सर? Can you repeat? आपने 30,000 का कंप्यूटर खरीदा, घर लेके आए, ठीक है, Yes sir. तो क्या आप उसे यूज कर सकते हो? सर डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते ना हम. नहीं कर सकते, तो मतलब वो सारी चीजें को असेंबल करना होगा, उसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना होगा, बराबर है? हाँ सर, वो इंस्टॉल करने के बाद यूज कर सकते हैं. बराबर है, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको आता नहीं है, तब क्या करोगे? तो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाओगे, मतलब जो उसको इंस्टॉल कर सके। रोल नंबर 29, लेकिन सारे काम मैनुअल पढ़ के नहीं कर सकते ना, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास होने भी तो चाहिए ना। हाँ, असेंबलिंग का काम हम मैनुअल पढ़ के कर सकते हैं, यस. है, वो कीबोर्ड माउस मॉनिटर को कनेक्ट हम मैनुअल पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे देख लेंगे, बराबर है, लेकिन बचाओ बच्चों, टेक्निकल यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से मिल जाएगा? सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना, वो यूट्यूब पे देख लोगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन वो पहले आपके पास होना तो चाहिए ना इंस्टॉल करने के लिए, ठीक। आप लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए हो, ठीक है। तो अब मैं ये रोल नंबर 34 आपने किसी को बुलाया, आपने 30,000 का कंप्यूटर परचेस किया, और वो सामने वाले बंदे ने बोला मैं आपका मैडम इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर वगैरह सब डाल के जो भी चाहिए आपको, जो भी एप्स, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सारी चीजें मैं डाल के 5,000 रुपया लूंगा, ठीक है? आपने उसे दे दिया 5,000 रुपया। अब बताओ कंप्यूटर कितने का है आपका? अगर मान लेते हैं रोल नंबर 27 ने आपसे पूछा रोल नंबर 34 तुमने कंप्यूटर कितने का लिया, तो कितना बताओगे? 35. 35 का बताओगे, मतलब जो आपने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी दिया उसको भी आप ऐड कर दोगे, बराबर है? यस सर, क्योंकि उनको नहीं बता सकते ना हमने इसमें किया है, मतलब ऐसा सब. हाँ, अच्छा ठीक है, उनको आप नहीं बता सकते। अब मैं आपसे एक चीज, फिर उसी वही कंप्यूटर 1.5 साल बाद क्या हो गया, खराब हो गया, कुछ तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आपने बुलाया, ठीक है,
और बुलाया तो उन्होंने उनको अपने उस जो भी मिस्टेक जो भी प्रॉब्लम उसको रिपेयर करने के लिए आपने 2,000 रुपया और दिया, ठीक। यस सर। ओके। अब जो आपने अब फिर से रोल नंबर 27 ने अपने अभी इस बार रोल नंबर 28 ने आपको पूछा कंप्यूटर कितने में खरीदा था, तो आप कितना बताओगे? 37। 37 बताओगे? सर 2000 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना एक्सपेंसेस। हाँ तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो खराब हुआ था तो इसलिए ऐड किया था ना। तो 35 बताऊंगी ना सर, पहले जितना था। हाँ तो पहले जितना था, तो मतलब बेसिकली ये है कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी मशीनरी और इक्विपमेंट, जो भी हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस या और कोई भी चार्जेस हम पे करते हैं, उस सारे चार्जेस को हमें क्या करना होता है? कैपिटलाइज्ड करना होता है। ये 11th में सुना है आपने, डेप्रिसिएशन चैप्टर में सुना रहेगा आपने, यस सर। सुना है ना। मतलब ये क्या होगा? यस सर। में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? हम हेलो यस करेंगे कर सर। देंगे। सिंपल सी बात है, हमने ऐड करके मिस्टेक किया था तो मिस्टेक को सुधारना है तो लेस कर लो। ये चीजें यहाँ पे लिखी गई देखो। वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट डिडक्टेड इन फ्रॉम वेजेस, ठीक है। अब करंट ईयर के सेल्स में अगर उसी तरह से जैसे परचेज में सेल्स इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड बट नॉट सेंड, मतलब गुड्स हमने बेच दिया बट उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिडक्टेड मतलब गुड्स हमने बेच तो दिया है बट उसे रिकॉर्ड किया नहीं, तो डिडक्ट इट फ्रॉम द सेल्स, डिडक्ट कर लो और उसको सेल से, क्योंकि अभी ये ऐसा क्यों किया? गुड्स हमने बेच दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिडक्ट क्यों कर रहे हैं बताओ मुझे जरा, आप समझना, आप दूसरे जन। रोल नंबर 27, अनम्यूट करो बेटा माइक आपका। मैं अब बता रहा हूँ, सुनो सुनो। रोल नंबर 29, लगता है रोल नंबर 27, 7127, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो। ये काफी लोग है क्या ज्वाइन हो जाते हैं और लेक्चर अटेंड ही नहीं करते? चलिए रोल नंबर 37, 7137, अनम्यूट करो माइक आपका। देखो ऐसे लोग क्यों, आप लोग क्यों आते हो बेटा? आप लोग जब नहीं आपको लेक्चर अटेंड करना रहता है तो खाली ज्वाइन होके अटेंडेंस के लिए आते हो क्या आप लोग? हेलो। बहुत गलत बात है ये। 27 थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अ लेक्चर। ऐसे लोग नहीं चाहिए मेरे को लेक्चर में, जो लोग खाली अटेंडेंस के लिए बैठ रहे हैं, एक्टिवली बैठना है। चलिए रोल नंबर 27, 7027, अनम्यूट कीजिए माइक। अनम्यूट योर माइक, रोल नंबर 27, 7027,
7027। हेलो, रोल नंबर 27 7027। थैंक यू सो मच। आप भी अभी देखो, ये इतने इंटेलिजेंट है, इतने देर से बुला रहा था तो सुने नहीं, अभी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्यों, वाई यू आर रिमूव सर। बताओ, ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। रोल नंबर 27, अनम्यूट योर माइक बेटा। देखो लेफ्ट हो गए मीटिंग से। अरे इतना डरने का बात क्या है। रोल नंबर 6 7106। यस सर। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, रोल नंबर 6 का आपका एक फैक्ट्री है जिसमें आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो। लेट्स सी, आप डेस्टर बनाते हो, ठीक है। ओके, ठीक है मिस्ट, आपने रोल नंबर 2 को 5000 डेस्टर बेच दिया। अब रोल नंबर 2 ने आपको पैसा भी पे कर दिया है, लेकिन रोल नंबर 2 ने क्या बोला, रोल नंबर 2 ने क्या बोला कि मैं ये डेस्टर का डिलीवरी 20 दिन बाद लूंगा। क्या, ये जो चल रहा है वो 11 तारीख को चल रहा है, 11 दिसंबर को ये सारा वाकया हुआ। आपने गुड्स बेचा रोल नंबर 2 को, और उसके बाद आपको उन्होंने पैसा भी दे दिया। तो क्या आपने ये 11 तारीख को आप अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लोगे एज अ सेल्स? पैसा वगैरह सब कुछ मिल चुका है? हेलो, रिकॉर्ड कर लेंगे ना? अच्छा, अब मुझे बताओ रोल नंबर 2, अब क्या आपका गुड्स बुक्स में सेल हो चुका है? सर नहीं। बुक में, अरे रिकॉर्ड तो कर लिया सेल्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल हो ही चुका ना। हाँ। लेकिन क्या आपने फिजिकली उस गुड्स का डिलीवरी दे दिया है? क्या वो गुड्स आपका गोडाउन में स्टोर है अभी भी? Yes. अब अनफॉर्चुनेटली वो जो डिलीवरी जो है, रोल नंबर 2 आपसे 2 तारीख को लेने वाले थे, सेकेंड को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 दिसंबर को आपके गोडाउन में आग लग जाती है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूं, क्या उस गुड्स में भी फायर अकर्ड होगा जिस गुड्स को आपने रोल नंबर 2 को बेच दिया था? क्या उस गुड्स में भी आग लगेगी? क्या वो वाला गुड्स भी फायर में जल जाएगा? हाँ, तो अब मुझे बताओ, क्या वो आपका लॉस हुआ या नहीं हुआ? लॉस हुआ। हुआ, लॉस हुआ। नहीं सर। रोल नंबर 2 तो 20 तारीख को आपको दूसरा गुड्स लेके ही जाएंगे आपको, तो इसका मतलब वो आपका लॉस हो चुका है। लेकिन वो जो गुड्स है वो आपने ऑलरेडी सेल्स में ऐड करके रखा है, तो आपको क्या करना होगा? सेल्स से माइनस करना होगा या नहीं होगा? तभी तो आप उसे लॉस बता सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे सेल्स से माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही चीज हमने यहाँ पे बताया है। देखो यहाँ पे ये देखो, सेल्स इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड बट नॉट सेंड, मतलब आपने गुड्स बेच तो दिया, बट एक्चुअली में उसको आपने, एक्चुअली में उसे आपने जो है बेचा, डिलीवरी नहीं दिया गुड्स का। तो ऐसे गुड्स को आप क्या कर देंगे, डिडक्ट कर लेंगे सेल से। सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस का गुड्स का मतलब समझते हैं क्या होता है बच्चों? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। आप में से किसी का शॉप वगैरह है, जनरल स्टोर वगैरह है किसी का? है क्या किसी का? अच्छा, रोल नंबर 10 बेटा, प्लीज अनम्यूट करो आपका माइक। हेलो, रोल नंबर 10, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो, 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 आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। हेलो, हेलो सर। हाँ, रोल नंबर 10 आपका काय का शॉप है? क्या है, जनरल स्टोर किस चीज का है? जनरल स्टोर है? सर स्वीट एंड स्नैक्स। अच्छा, स्नैक्स।
मतलब ये तो जैसे मार्केट में बच्चों आपके जो सेल्समैन आते हैं तो कभी कभी आपने सुना होगा, हालांकि आप उतना रहते रहेंगे तो शॉप पे तो आइडिया रहेगा आपको। कभी कभी आते हैं ना कि ये नया ब्रांड आया है, तो आपके जो कौन चलाता है, आपके डैडी या मम्मी डैडी। पे कौन रहते हैं? हाँ डैडी यस सर। है ना। हाँ तो आपके डैडी क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे शॉप पे इसका सेल्स नहीं होगा, ये हम नहीं लेंगे, बराबर है। हाँ सर। मान लेते हैं एक नया चिप्स का ब्रांड आया है, लेट्स सी, कोई भी ब्रांड है, XYZ ब्रांड है चिप्स का, और वो आया है मार्केट में। तो सेल्समैन आया आपके पास और आपके डैडी से बोला कि सर ये ब्रांड ले लीजिए। तो आपके डैडी ने क्या बोला, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो बालाजी और लेस ही चलता है, ये चलेगा नहीं, ये इसका सेल्स होगा नहीं हमारे पास। तो सेल्समैन क्या बोलता है आपको दूसरी ओर, सर ले लीजिए, अगर ये सेल हुआ, आपको पसंद आया तो पैसा दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो ये अगले हफ्ते में फिर से आऊंगा, गुड्स रिटर्न कर दीजिएगा। ऐसा बोलता है कि नहीं? कभी सेल्समैन को सुना है आप लोगों ने ऐसा बोलते हुए? होता है ऐसा? सर। को क्या बोला जाता है? सेल्स गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब अगर जब नेक्स्ट वीक सेल्समैन आपके डैडी के पास आएगा, आपके शॉप पे आएगा, तो अगर आपके डैडी यस बोलते हैं तो उसका पैसा देंगे, अगर आपके डैडी नो बोलते हैं तो गुड्स क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या बोलते हैं? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अब इस केस में गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस जो होता है, इस केस में क्या गुड्स हमारे जो सेलर है उसके गोडाउन में स्टोर है या बायर के गोडाउन में स्टोर है? यहाँ पे स्टोर होता है सेलर के या बायर के? अप्रूवल बेसिस के कैसे स्टोर रहेगा, कैसे मुझे बताओ। अब एक मिनट मुझे बताइए, रोल नंबर 10, आप जो इस वाकया में आप जो थे, बायर थे या सेलर थे? रोल नंबर 10 बायर थे, ओके। तो गुड्स आपको देके चला गया था या गुड्स लेके गया था? गुड्स क्या होता है? आपको देके जाता है वो, तो बायर के अकाउंट में रहता है, बायर के गोडाउन में स्टोर रहता है। सेलर तो देके चला गया है, बाद में जब आएगा बोलेगा कि हाँ अगर आपको पसंद आया तो पैसा दीजिए, नहीं पसंद आया तो गुड्स रिटर्न कीजिए। तो बायर के पास स्टोर होता है। तो देखो वो चीजें, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जब आप दिमाग में रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे सेल गुड्स sold on approval basis deducted on sale value of goods not approved deducted on sale value of goods। जिसका अप्रूवल नहीं आया, नॉट अप्रूव्ड, जो अप्रूवल नहीं आया हमने ऑलरेडी उसको सेल में ऐड कर दिया था, तो वहां से माइनस करना होगा, डिडक्टेड ऑन अप्रूव, जो जिसका अप्रूवल नहीं आया, ठीक है। ऑन एंड सो द सेपरेटली ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। गुड्स रेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये कंसाइनमेंट में भी आप इतना डिटेल में पढ़ोगे। आगे देखते हैं, इफ देयर इज अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड सेल्स, अगर अनरिकॉर्डेड ऑफ सेल्स, देन द अनरिकॉर्डेड सेल्स शैल बी एडेड टू द सेल्स। ये तो हमने, अगर अनरिकॉर्डेड कोई सेल्स है तो उसे ऐड कर देना है। और यहाँ पे तो हमने पहले ही बताया कि अगर सारी चीजों का आपको नॉर्मल चीजें कंसिडर करनी होगी, स्टॉक का नॉर्मल वैल्यू लेना होगा, परचेस का नॉर्मल वैल्यू और सेल्स का भी नॉर्मल वैल्यू ही लेना होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई फिक्स्ड एसेट एडेड है तो उसे आपको लेस कर लेना होगा, वो तो हमने पहले ही बता दिया था। चलिए, अब ये हमें क्या मिल गया? स्टेप नंबर 2 से हमें स्टॉक मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। तो स्टेप नंबर 1 से हमने क्या फाइंड आउट किया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। स्टेप नंबर 2 से हमने क्या फाइंड आउट किया? क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें स्टेप नंबर 3 पे आएंगे, टू फाइंड आउट द लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन फायर अकर्ड हुआ उस दिन लॉस कितने का हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 से ऑलरेडी हमने क्या कैलकुलेट किया? क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर नॉर्मल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एबनॉर्मल, दोनों ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब मान लेते हैं हमारे गुड्स को, हमारे गोडाउन में आग लगी है, तो हम क्या करेंगे? खड़े होके, गोडाउन में आग लगी तो हम देखते रहेंगे, ऐसे बोलेंगे अच्छा है, जल रहा है, जलने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे हम लोग? ऐसा नहीं करेंगे ना। हम लोग क्या करेंगे? तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे और जो भी पॉसिबल वे हो सकता है फायर को कंट्रोल करने का, वो मैं कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। अब मेरे गोडाउन में 50,000 का गुड्स स्टोर था, जब आग लगी
तो क्या हुआ, 50,000 के गुड्स में आग तो लगी, बट एट द एंड जब आग को ऊपर कंट्रोल किया गया तो 10,000 का गुड्स बच गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सैल्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं सैल्वेज। तो मुझे बताओ बच्चों, मेरे कितने का लॉस हुआ, 50,000 का गुड्स स्टोर था, 40,000 10,000 का गुड्स मैंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, बचा लिया, जिसको हम सैल्वेज बोलेंगे। तो एक्चुअली में हमें लॉस कितने का हुआ, 40,000 का, 40,000 रुपए का। देखो वहां पे वही है। तो हमें क्या करना होगा, टोटल स्टॉक में ऐड करना होगा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जैसे फायर ब्रिगेड या और मैंने कोई जो इक्विपमेंट कोई भी वे से फायर को कंट्रोल करने के लिए कुछ खर्चा किया, तो वो भी मेरा लॉस है, तो उस लॉस को ऐड कर देंगे। एट द एंड कुछ गुड्स वगैरह बच गया रहेगा तो सैल्वेज उसको बोलते हैं, सैल्वेज को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, बाद में जो बचेगा उसे हम टोटल लॉस या टोटल क्लेम बोलेंगे। नोट, टोटल क्लेम इफ द पॉलिसी वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या बोला, टोटल लॉस या टोटल क्लेम। तो इसको हम कब टोटल क्लेम कब बोल सकते हैं, जब हमारे क्वेश्चन में अगर पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है, तो यही अमाउंट जो आएगा यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में, वही आपका टोटल क्लेम हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू दिया है तो आपको स्टेप नंबर 4 भी करना होगा। स्टेप नंबर 4, सॉरी स्टेप नंबर 3 दो बार हो गया है, सॉरी ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 टू फाइंड आउट क्लेम। देखो ये कब करना है, स्टेप नंबर 4 यहाँ पे बोला है कि पॉलिसी वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर पॉलिसी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है तो ही ये स्टेप नंबर 4 करना है, अदरवाइज नहीं करना है। स्टेप नंबर 3 पे ही आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। If policy value is less than the value of total closing stock, that is normal plus abnormal on the date of fire, then apply average clause for the calculating of claim. अब ये कब अप्लाई करना है एवरेज क्लॉज, जब पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन टोटल क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ पे टोटल क्लेम का फॉर्मूला है, टोटल पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। टोटल लॉस कहां से मिलेगा, ये देखो ये जो टोटल लॉस आया था स्टेप नंबर 3 में, इनटू टोटल लॉस। तो ये हमारा एवरेज क्लॉज या टोटल क्लेम का आप बोल सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब यहाँ पे बोला गया पॉइंट टू बी रिमेंबर। पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है, इफ द पॉलिसी वैल्यू इज मोर देन द टोटल स्टॉक, मतलब आपका अगर पॉलिसी वैल्यू जैसे 5 लाख है और टोटल स्टॉक 4 लाख है, तो यहाँ पे बोला गया देन इंटायर लॉस इज रिकॉर्डेड एज अ क्लेम पॉलिसी वैल्यू, मतलब पूरा का पूरा लॉस हम लोग उसको मान लेंगे, कंसीडर्ड एज क्लेम, पूरे के पूरे लॉस को हम लोग क्लेम मान लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया टोटल क्लेम अमाउंट कैन नॉट बी एक्सीड टोटल लॉस। ठीक है, अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सपोज ध्यान देना, अगर आपका पॉलिसी वैल्यू 5 लाख है और टोटल स्टॉक 4 लाख है, इस केस में, और टोटल लॉस कितना है 2 लाख है। अब मुझे बताएं क्लेम कितना आएगा। क्लेम के लिए फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ये लिखिए फॉर्मूला क्लेम का, देखिए ये है, और मुझे वो यूज कीजिए। तो मैं लिख देता हूं क्लेम का फॉर्मूला भी, क्लेम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल स्टॉक मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉस। बताओ अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है। 2,50,000। टोटल क्लेम निकालो मुझे, देखो पॉलिसी वैल्यू, टोटल स्टॉक और टोटल लॉस दिया है, क्लेम निकाल के बताओ। 50,000।
चलिए सब लोग भी बाकी लोग भी कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। सबने कैलसी एक ही जगह से परचेस किया क्या कैलकुलेटर? सबका 2,50,000 ही आ रहे हैं। क्या बात है। कोई ऐसा है जिसका 2,50,000 के अलग आंसर से अलग आंसर आ रहे हैं? नहीं है। तो आप सबका 2,50,000 34 का भी आ गया। ओके, वेरी गुड 34। तो आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी। हाँ अच्छा, अमाउंट सेम है, रोल नंबर, तो आंसर भी सेम ही आएगा, बराबर बोल रहे हो। क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी तो सेम ही आएगा, बराबर है। तो आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि आप लोगों का, सारे लोगों का आंसर रॉन्ग है। तो इसे बोला जाता है कि कितना केयरफुली रीडिंग आपने किया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ बेटा, 34। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप लोग कितना केयरफुल, देखो बहुत केयरफुल रहना होगा। ठीक है, ये देखिए, टोटल क्लेम अमाउंट कैन नॉट एक्सीड टोटल लॉस। मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हो क्लेम आपका 2,50,000 रुपया है, लेकिन लॉस कितना हुआ? 2,00,000 रुपए का। तो हमारा वो नोट क्या बोला? टोटल क्लेम किसी भी सिचुएशन में टोटल लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल क्लेम टोटल लॉस इक्वल हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया? ये पहला लाइन। तो मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, रॉन्ग है आप सबका। तो फॉर्मूला ही यूज नहीं करना है, आपको साथ साथ अपना ब्रेन भी यूज करना था, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूला सिंपल यूज किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं दूसरा। पहले नोट में मैंने क्या बोला? इफ पॉलिसी वैल्यू मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब क्या ये वही सिचुएशन है? पॉलिसी वैल्यू स्टॉक से ज्यादा है क्या? ये वही सिचुएशन आ रहा है? हेलो, पॉलिसी वैल्यू स्टॉक की वैल्यू से ज्यादा है क्या? वो सिचुएशन है या नहीं है? यस सर। तो उस केस में मैंने क्या बताया? उस केस में जब ये केस आए तो बोला मैंने entire loss is considered as claim। जब ये वाला केस हो, पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन टू वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक से ज्यादा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? इंटायर लॉस इज कंसिडर्ड एज क्लेम। तो अब मुझे बताओ क्लेम कितना होगा? चलो अब देखते हैं क्लेम कितना होगा। entire loss is considered as claim। बताओ क्लेम कितना होगा? 2,00,000। मतलब ये फॉर्मूला यूज करना ही नहीं था। ठीक है, तो क्लेम कितना हो जाएगा? 2,00,000। इंटायर लॉस इज कंसिडर्ड एज क्लेम। लक्ष्मी, जीरो नहीं होगा, 2,00,000 होगा। इंटायर लॉस कितने का था? 2,00,000 का, तो 2,00,000 इज कंसिडर्ड एज क्लेम। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना था। तो देखते हैं अब ये जो चीजें है, क्या फिर से ऐसी मिस्टेक करेंगे आप लोग जो अभी मिस्टेक किया आपने? कितने लोग नो बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी लोगों को अभी भी लग रहा है क्या? बाकी लोगों को अभी भी डाउट है? अच्छा, चलिए, मतलब मैक्सिमम लोग जो है मिस्टेक नहीं करेंगे, इस बात का भरोसा है, सोच लो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये बातें। देखते हैं कितने दिनों तक आप याद रख पाते हो ये चीजें। नेक्स्ट 2 लेक्चर में मैं आपको, देखते हैं कितना केयरफुल रीडिंग है और कितना दिनों तक उस नॉलेज को आप केयरफुली रिटेन कर पाते हो सही तरीके से। तो
देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट तीसरा या चौथा सम हम करवाएंगे जिसमें आपको इसी तरह की मिस्टेक आपकी हो सकती है। स्टॉक से ज्यादा पॉलिसी ले सकते हैं, यस ऑब्वियसली कंपनी थोड़ी मना करेगी आपको, ठीक है। कंपनी को तो प्रीमियम मिल रहा है तो आपको, लेकिन क्लेम ज्यादा नहीं देगी। पॉलिसी भले ही प्रीमियम आप ज्यादा भर रहे हो, क्लेम तो जितना है उतना ही देगी जितने का लॉस हुआ आपको, ठीक है। क्लेम ज्यादा नहीं मिलेगा, ये चीजें ध्यान रखो। ये अंडर और ओवर वैल्यूएशन का मैं बाद में कराऊंगा, अब नॉर्मल गुड्स का भी बाद में कराऊंगा जब मैं क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के तब, ये थियरी। तो अभी हमने 4 स्टेप पढ़े। 4 स्टेप में पहला स्टेप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने का, दूसरा स्टेप हम लोग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे ऑन द डेट ऑफ फायर, तीसरे स्टेप में हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे और चौथे स्टेप में हम क्लेम। सर अगर स्टॉक एंड पॉलिसी सेम है तो तब तो भाई देखो, अगर स्टॉक क्या है रोल नंबर 29, तब तो आप देखो ना यही फॉर्मूला यूज करोगे ना। स्टॉक अगर मान लो 5 लाख है और पॉलिसी वैल्यू भी 5 लाख है, यही बोल रहे हो। 2 लाख का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्लेम कितना आएगा बताओ। अब इस केस में क्लेम तो 2 ही लाख आएगा ना, बराबर है कि नहीं। रोल नंबर 2 लाख ही आ रहा है ना। हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन बहुत सिंपल है कि टोटल क्लेम अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड टोटल लॉस। टोटल लॉस से ज्यादा क्लेम नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा कंडीशन है, ठीक है। हेलो, अगर सेम रहेगा तो क्लेम फाइंड आउट करना होगा, फाइंड आउट करिए ना, फॉर्मूला ही यूज करेंगे तो भी आपका आप डायरेक्ट भी लिख देंगे, सेम है तो आपको पता है कि सेम ही आंसर आएगा। डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा, लॉस के कम, लॉस से कम हो सकता है, यस एब्सोल्युटली कम हो सकता है अगर आपका ये सिचुएशन। देखो यहाँ पे हमने वही बोला है, एक पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन टोटल क्लोजिंग स्टॉक, तो मतलब अगर आपको स्टॉक 4 लाख का है और ये आपका 2 ही लाख का है, पॉलिसी 2 ही लाख का है, तो ऑब्वियसली इस केस में कम हो जाएगा। देखो अब इस केस में आपका कितना आएगा, अब आपका ये 2 ही लाख है तो कितना आएगा इस केस में क्लेम आपका, बोलो कितना आ रहा है क्लेम। $80,000 आ रहा है क्या, 80,000। 80,000। तो कम, तो आपका क्लेम कम हो सकता है, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, ये चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है। चलिए वो तो सम सॉल्व करेंगे, आई होप आपको ये इतना सारी चीजें आपको समझ में आ ही रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप अटेंड करो तो उसके पहले स्टेप नंबर 1 2 3 4 ये पूरा थरो होना चाहिए आपका, अच्छे से रीड करके लो, तो आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम सम सॉल्व करवाएंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। और रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 भेजा ना नोट्स। अरे भाई रोल नंबर 4 और 28 ये क्या है, अभी तो भेजा, ये क्या नोट्स दिए ना आपका, ये क्या नोट्स भेज दिया ना ऑलरेडी, ऑलरेडी भेज दिया है मैंने नोट्स, ठीक है। अभी तो जस्ट भेजा, ओके सर देखना देखा नहीं था, ओके कोई बात नहीं, भेज दिया मैंने, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44. चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय एवरीवन। 7101 रोल नंबर 1, ठीक है, रोल नंबर 1 लगा दिया। और किसी का अटेंडेंस बाकी है क्या? थैंक यू, बाय। Thank you so much, sir. Bye.